डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है, आर्टिकल नंबर है 12.4, यूनिट नंबर 12। टॉपिक नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट की रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होती है। लाइट की रिफ्रैक्शन को समझने के लिए चंद एक एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, हमारे पास ये देखें, ये एक गिलास बना हुआ है और ये एक्सपेरिमेंट आप घर में खुद भी कर सकते हैं। लुक एट एवरीवन, इस गिलास के अंदर हमने बेटा ये एक पेंसिल रखी है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ से इस पेंसिल की जो लेंथ है, अब जैसे ही पानी में जाते हैं तो पानी में इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ये लग रहा है कि जैसे यहाँ से ये पेंसिल टूट चुकी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी नज़र का एक धोखा है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसका नाम ही रिफ्रैक्शन है। एक्चुअली यहाँ पे ऊपर एक मीडियम है जिसे हम नाम देते हैं एयर मीडियम। ये जो है ग्लास के अंदर, दैट इज़ वाटर मीडियम। और जब रोशनी, किसी भी चीज़ को हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जब रोशनी उससे टकरा कर हमारी आंखों में वापस आती है। तो बेटा जब हम एयर से रोशनी टकरा कर वापस आ रही थी तो उसका कुछ और एंगल था। जब वो वाटर्स के अंदर मूव की लाइट तो उसका वो एंगल चेंज हो गया। इसी को हमने आज डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन होती क्या है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फिज़िक्स के हवाले से डिस्कशन है। जी बच्चे, तो सबसे पहले वी टेक अ ग्लास स्लैब। हम यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लेते हैं, फर्स्ट करते हैं जी। इस ग्लास स्लैब की मदद से हम यहाँ पे दो मीडियम क्रिएट करेंगे। एक मीडियम होगा एयर मीडियम, जबकि दूसरा मीडियम जो होगा वो होगा ग्लास मीडियम। हमारे पास जो रोशनी है, लाइट है, एक बात बेटा याद रखिएगा हमेशा कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कौन सा, रिफ्रैक्शन, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हासिल करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसके लिए उसको इस मीडियम के साथ एक एंगल बनाना लाजमी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक रेस, रोशनी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हुई आती है तो ये विदाउट डिफ्रैक्शन जो है वो नीचे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। विदाउट एनी रिफ्रैक्शन जो है वो नीचे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई बेंडिंग नहीं आएगी। लेकिन यही बात मैं अगर आपसे करूं, हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो अगर सपोज हमारे पास मीडियम हो और वो बना रहा हो एक एंगल लाइक दैट, यहाँ देखिएगा जी, यहाँ से रे आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रे जो मूव करती हुई आ रही है वो इसकी सतह के साथ एक एंगल बना रही है। अब देखा जाए तो इसका जो रियल पाथ है वो तो ये है बेटा, लेकिन रियल में ये अपने पाथ पे नहीं रहती बल्कि टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब सबसे पहले तो हमें नॉर्मल बताना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है। देखें, हमारे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है।
तो इसी पॉइंट के ऊपर एक ऐसी लाइन, जो इस सतह के साथ, इस ग्लास स्लैब के साथ कितना एंगल बनाए बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम नाम देते हैं नॉर्मल का। ये बेसिकली परपेंडिकुलर भी होता है, इसे अमूद भी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं, उर्दू में भी इसको नॉर्मल का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, होगा क्या, जो इसका रियल पाथ है ये उस तरफ टर्न आउट नहीं होगी, बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब इसी तरह से जब ये दोबारा ग्लास स्लैब में से बाहर निकलेगी तो फिर से जो है वो अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि अगेन वो पाथ को चेंज करेगी। अब देखा जाए तो इसका रियल पाथ ये होगा, लेकिन फिर ये अपने इस रियल पाथ पे नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करूँ तो ये अगेन क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ पे ज़रा गौर करें तो इस तरफ से जो रे थी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, जबकि दूसरी तरफ जो थी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न है इसकी, इसको समझते हैं। यहाँ पे बेटा हमने दो मीडियम्स लिए। इस वक्त ये जो इंसिडेंट रे आपके सामने है, ये जो इंसिडेंट रे है ये कहाँ पे है इस वक्त लाई कर रही है, ये लाई करती है बेटे एयर मीडियम में। दूसरा मीडियम जो हमने इसमें टेक किया वो कौन सा था, वो है ग्लास स्लैब, वो ग्लास मीडियम है। इन दो मीडियम में डिफरेंस क्या है, जो एयर मीडियम है इसे आप नाम दे दें रेयर मीडियम, जो कि ग्लास मीडियम है उसको आप नाम दे दें डेंसर मीडियम। अब ये जो रेयर और डेंसर मीडियम है ये किस बुनियाद पे हैं, एक्चुअली बेटा हमारे पास जो एयर में पार्टिकल, जो उसके पार्टिकल्स हैं, अगर हम गौर से देखें तो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसकी निस्बत में अगर ग्लास की बात करूं तो ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वेरी टाइटली पैक, एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली पैक होते हैं वो। ये मेरे पास सपोज एक ग्लास मीडियम है, तो इसमें पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहाँ तक के समझ लें कि बिल्कुल ही इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। अब रोशनी की जो रे है वो यहाँ पे इस मीडियम में तो आसानी से मूव कर जाती है एयर में, लेकिन जब वो ग्लास में से ट्रैवल करने लगती है तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वहाँ से वो डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्ज होने के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। जो इसका रियल पाथ होता है ये उससे दूर हट जाती है, और दूर किस तरफ हटती है, ये जो हमने नॉर्मल बनाया था ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये जो मीडियम्स हमने डिफरेंस दिया, तो वो मीडियम जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हों उसे हम रेयर मीडियम का नाम देते हैं, और वो मीडियम जिसमें पार्टिकल वेरी क्लोज टू ईच अदर बनिस्बत दूसरे मीडियम के, तो उसे हम डेंसर मीडियम का नाम देते हैं। तो ये साबित शुदा हुआ कि जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है
तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं। इसी तरह से जैसे मैंने ये आगे भी इससे फ्रंट पे भी ये दिखाया कि जब ये डेंसर से रेयर में मूव करती है, क्योंकि अब ये मीडियम डेंसर है और अब ये जा रही है किस में, एयर मीडियम में। तो जब ये डेंसर से एयर मीडियम में या रेयर मीडियम में जाती है तो फिर क्या होता है, अगेन बेंडिंग होती है, लेकिन पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल थी, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये था बेटा हमारे पास रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे बनते हैं कुछ एंगल्स, मसलन एंगल्स को ज़रा हाईलाइट करते हैं जी। एक एंगल ये बना, हमेशा एंगल को नॉर्मल के साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा ये जो सतह होती है ये रफ़ भी हो सकती है, इसमें कुछ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर किसी भी एंगल को लूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कम होगा, ठीक है, इस तरफ से ज़्यादा होगा। तो अगर ये स्मूथ सतह होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर मैं अगर एंगल ही इस नॉर्मल के साथ लूँगा तो फिर इसकी सतह कम ऊपर ज़्यादा होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्स एंड डाउन होने से भी। तो इस वजह से हम नॉर्मल के साथ ही एंगल को हमेशा कंसिडर करते हैं। तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अब हमारे पास जो फार्मूला जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि भाई उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है। वर्ड क्या है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन में वो क्या कहता है, कहता है जी रिफ्रैक्शन में है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरी तरफ हम लगा लें जी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों की जो रेशो है वो बेसिकली किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के। किसके बराबर है बेटा, एक कांस्टेंट के। और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे जो जाहिर करते हैं वो किससे जाहिर करते हैं, n से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो n का फॉर्मूला बेसिकली जो इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ आर। रेशो बिटवीन द साइन ऑफ incident angle and refraction angle is equal to the n. What is the n? n is the refractive index. n को हम यहाँ पे किसका नाम देंगे, रिफ्रैक्टिव। इसको हम नाम देंगे बेटा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, इसके एक और पॉइंट्स हैं, उसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आते हैं जी हमारे पास यहाँ पे। मसलन ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं नीचे, ये कुछ इसकी डेफिनेशन आ गई। और डेफिनेशन में क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास वाइस वर्सा, यानी कि एयर से ग्लास में आ जाए या वाइस वर्सा का मतलब उलट, या ग्लास से एयर में चले जाए, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का बेंड होना किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के यहाँ पे दो रूल थे। पहला रूल वही जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि हमारे पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इनकी रेशियो बराबर है किसके, कांस्टेंट के, जो कि हमने ले लिया। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और इसको हम एक और नाम देते हैं, इसे तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा था, और इसके अलावा इसको नाम देते हैं जी किसका, स्नेल्स लॉ का भी नाम देते हैं। स्नेल्स लॉ की अगर मैं स्टेटमेंट लेना चाहूँ तो वो यहाँ से शुरू होती है, द रेशियो बिटवीन द साइन आई ओवर साइन आई इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सो वी हैव फॉर्मूला लिखना है एंड दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। इसे हम किसका नाम देते हैं जी, स्नेल्स लॉ का नाम देते हैं। तो आज का टॉपिक बेटा मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह बाकी बातें हम कल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।